नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। बहुत ही अच्छी सेशन, बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होगा आज का, और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको हर सेशन की तरह बहुत ही लाजवाब नज़र आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र आएगा। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ कुछ न कुछ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करें और वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी जो वैकेंसीज़ आई हैं जैसे कि जीआईसी लेक्चर की, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में कम पूछे जाते हैं, पर पूछे ज़रूर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेगमेंट में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित जो विशेषताएं हैं उस पर अध्ययन करना है। 3 कथन दिए गए हैं। भारतीय संघ के लिए प्रावधान, भारतीय संघ में अनिवार्य प्रवेश, प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन। अब आपको बताना है कि इन विशेषताओं में से कौन सी सही है। विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पहला और तीसरा। तो कथनों को ध्यान में रखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारतीय संघ के लिए प्रावधान, भारतीय संघ में अनिवार्य प्रवेश, प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन। तो भाई दोस्तों, भारतीय संघ के लिए प्रावधान ये कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संघ में अनिवार्य प्रवेश ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन यानी कि पहला और तीसरा जो है, पहला और तीसरा ये कथन सही है। ये कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ये डी विकल्प में दे रहा है दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूरत विभाजन के लिए प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बस समझ में आए दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प है डॉक्टर रासबिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो सूरत विभाजन के लिए प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? विकल्प डॉक्टर रासबिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो सूरत विभाजन के लिए सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कहा था कि गांधी जी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवादी सदैव बना रहेगा? समझ में आ रही दोस्तों? किसने ये कहा था कि गांधी जी भले ही मर जाएं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा? विकल्प क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने कहा था कि गांधी जी भले ही मर जाएं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा? विकल्प सामने है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों
गांधी जी भले ही मर जाएं लेकिन गांधीवाद सदैव रहेगा, ये किसका कथन था, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे प्यारे दोस्तों? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? बाबा राम सिंह का नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? प्रश्न है, बाबा राम सिंह का नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, खाकसार आंदोलन, संथाल विद्रोह। समझ रहे दोस्तों? बाबा राम सिंह का नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा गया है? तो विकल्प है सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, खाकसार आंदोलन या फिर संथाल विद्रोह। तो बाबा राम सिंह का नाम जिस आंदोलन से जुड़ा था दोस्तों, उस आंदोलन का नाम था कूका आंदोलन। क्या नाम था? कूका आंदोलन नाम था प्यारे दोस्तों, जिस आंदोलन से जुड़ा था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1956 की बात है कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया था? विकल्प है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। तो 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए बिना स्किप किए दोस्तों, तभी आपको कोई प्रश्न समझ में आएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए, क्योंकि हर एक प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ताकि वो आपका एग्ज़ाम रुकने ना पाए, आपका सिलेक्शन न रुकने पाए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है प्यारे दोस्तों, फटाफट से सुनहरे मौके का लाभ उठाएँ क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जहां से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर रोज़ प्राप्त करते हैं, जो कि आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने लग जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सा पार्ट है, कौन सा सेगमेंट है या कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। हैदराबाद को 3 राज्यों में विभाजित किया गया था। बात समझिए दोस्तों, 3 राज्यों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जो हैदराबाद को 3 भागों में बांटा गया था। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझाइए दोस्तों, 1956 की बात है कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान जब भारतीय राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उस समय भारतीय राज्य को, यानी हैदराबाद राज्य को, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद राज्य को 3 राज्यों में बांटा गया था। किसमें? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हज़रत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? यानी किस जगह से बेगम हज़रत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपके विकल्प हैं बनारस, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हज़रत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह किया था? तो उस स्थान का नाम है लखनऊ। बेगम हज़रत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? लखनऊ से किया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग निम्नलिखित में से किस वर्ष उठाई थी? बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों, आप विकल्प को देखते ही उत्तर दे पाएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग निम्नलिखित में से किस वर्ष उठाई थी? विकल्प क्या है? 1938, 1940, 1942, 1944। तो प्यारे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। कब की थी? 1940 में की थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी।
तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी 1905 के संस्थापक कौन थे। पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। विकल्प है जी के देवधर, वीरेशलिंगम पंतलू, गोपाल कृष्ण गोखले, बेहराम जी एम मालाबारी। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों कि जो भी वीडियो आप देखें उसको शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आप प्रश्नों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो अक्सर इंसान उसको छोड़ दिया करता है और अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको नहीं कर पाते हैं और आपका सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। क्योंकि एक एक नंबर की बहुत बड़ी कीमत होती है एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने की और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो अपने जुनून और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी होती है कि द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ऐसे ही अपने मेहनत को अंजाम देते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष और मेहनत से बिल्कुल पीछे मत भागिए दोस्तों। किस्मत कब पलटे ये सिर्फ ईश्वर जानता है। तो पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। विकल्प है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। विकल्प है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलेस्ली। क्या नाम था दोस्तों, लॉर्ड विलेस्ली। याद रखिएगा लॉर्ड विलेस्ली नाम था। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो इन सभी के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़िए नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट 1919 किसके वायसराय के काल में पारित किया गया था। जो रॉलेट एक्ट 1919 था वो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो ए विकल्प है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट अपडेट उठाना है, सक्सेस आपको दिलाना है। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी देखें। आपके एक छोटे से प्रयास से, आपकी एक छोटी सी कोशिश से मेरे दोस्तों द सक्सेस पॉइंट @ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहेगा। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो। तो रॉलेट एक्ट था 1919 में इसे पारित किया गया था। तो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो इसे पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। बात समझिए दोस्तों, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। विकल्प है सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड एलनब्रो। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड एलनब्रो। दोस्तों भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग को। किसको माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेटिंग को माना जाता है पश्चिमी शिक्षा का जनक।
याद रहेगा। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को माना जाता है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे ही डिस्कशन करता है, जिससे कि आपको लक्ष्य आपका निर्धारित हो सके, आपका लक्ष्य आपको जल्दी हासिल हो सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन से जुड़ा हुआ था? 1920 में जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, तो उसमें कौन कौन शामिल था, है ना प्यारे दोस्तों? उसमें से एक नाम आपको बताना है। ए विकल्प है लाला लाजपत राय, NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, उपरोक्त सभी। बस समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लाला लाजपत राय जुड़े थे, NM जोशी जुड़े थे, जोसेफ बैप्टिस्टा जुड़े थे, या उपरोक्त सभी जुड़े थे। प्रश्न बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में से 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन से कौन जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय, ये भी शामिल थे, MN जोशी भी शामिल थे, जोसेफ बैप्टिस्टा भी शामिल थे। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। बात समझिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो उससे ये व्यक्ति जुड़े थे, लाला लाजपत राय, MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विकल्प है लाला जगत नारायण, मोतीलाल नेहरू, सरदार अजीत सिंह, या फिर लाला जगत नारायण और मोतीलाल नेहरू दोनों। तो पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपके विकल्प लाला जगत नारायण, मोतीलाल नेहरू, सरदार अजीत सिंह, पहला और दूसरा। तो विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप उत्तर दे सकते हैं। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर ईमानदारी होगी, मेहनत करने की लगन होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लाला जगत नारायण, मोतीलाल नेहरू, सरदार अजीत सिंह, या फिर दोनों। तो आपको इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये देना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार अजीत सिंह। क्या होगा दोस्तों? सरदार अजीत सिंह इसका सही उत्तर होगा। सरदार अजीत सिंह जो थे वो पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन 1923 में नागपुर में आयोजित किया गया था? दोस्तों बात समझ रहे हैं, कौन सा सत्याग्रह आंदोलन है जो 1923 में नागपुर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, नाम सत्याग्रह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे सत्याग्रह का नाम बताना है जो 1923 में नागपुर में आयोजित किया गया था। विकल्प बहुत ही अच्छा, झंडा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, नाम सत्याग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो सत्याग्रह आंदोलन 1923 में नागपुर में आयोजित किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था 1923 में नागपुर में। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में कमेंट में उत्तर करके बताइएगा ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है जो नागपुर में आयोजित किया गया था 1923 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न है दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। द्वैध शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको इसका उत्तर देना है। दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली जिस वर्ष शुरू की गई थी उस वर्ष का नाम क्या है, वो वर्ष कौन सा था, आपको बताना है। तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी पहले दोस्तों 1900 बताइए किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली जिस वर्ष शुरू की गई थी उस वर्ष का नाम है 1919। उसमें दोस्तों 1919 की बात है, द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बंगाली साहित्य में किसे विद्रोही कवि भी कहा जाता है। विकल्प है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आशापूर्ण देवी, काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाली साहित्य में किसे विद्रोही कवि भी कहा जाता है। आपके विकल्प हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आशापूर्ण देवी, काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहले दोस्तों बंगाली साहित्य में जिसे विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, विद्रोही कवि भी कहा जाता है, वो हैं काजी नजरुल इस्लाम। और दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे। पहला विकल्प है स्वदेशी आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, भूदान आंदोलन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के नेता थे, आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, भूदान आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस आंदोलन के नेता थे उस आंदोलन का नाम था बरदोली सत्याग्रह। क्या था दोस्तों, बरदोली सत्याग्रह नाम था। इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, क्योंकि जब आपको सही पहचानने में आ जाता है, सुमेलित करने में आता है, तो इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं वर्ष के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा बरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उद्देश्य के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। ए विकल्प है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा एक सामान्य उद्देश्य के लिए हिंदू और मुसलमानों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा एक सामान्य उद्देश्य के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा आंदोलन है। पहले दोस्तों खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन से हिंदू और मुसलमानों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, इसलिए विकल्प हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि सामान्य उद्देश्य के लिए हिंदू और मुसलमानों के एकीकरण के लिए जो आंदोलन प्रतिनिधित्व करता था वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो था वही सामान्य उद्देश्य के लिए हिंदू और मुसलमानों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। विकल्प है 1936, 1941, 1942, 1947। तो ये तो आप आँख बंद करके भी उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1942 में। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड लिटन से संबंधित है। रॉलेट अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, मोटे सूती माल के आयात पर शुल्क का उन्मूलन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो देखिए रॉलेट अधिनियम भी है, सशस्त्र अधिनियम भी है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भी है, और मोटे सूती माल के आयात पर शुल्क, ये गलत हो जाएगा। तो तीनों कथन यानी पहला, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दे रहा है, तो पहले पे, तो पहला आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड लिटन से संबंधित था। पहला संबंधित था, दूसरा संबंधित है और तीसरा संबंधित है, जो कि आपके ए विकल्प में दे रहा है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है प्लासी, जो प्लासी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के लिए जो प्लासी प्रसिद्ध है, प्लासी किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प है पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो प्लासी जो है वो प्लासी युद्ध के लिए जाना जाता है। और प्लासी किस राज्य में स्थित है, तो प्लासी स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। प्लासी कहाँ स्थित है, प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1919 में किस विरोध में शुरू किया गया था। नमक कानून, रॉलेट अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1919 में किस अधिनियम के विरुद्ध या किस अधिनियम के विरोध में शुरू किया गया था। नमक कानून, रॉलेट अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, रॉलेट अधिनियम। क्या हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था। विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भाई दोस्तों, जिस अधिनियम के तहत ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919। सी भी सही हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन है जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्थापित किया गया था। विकल्प क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी। कौन सा सांस्कृतिक केंद्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी पत्रिकाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख। क्या हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए शीशा तलाश कर। तो इसी जुनून के साथ आपको लगातार मेहनत करते रहना है। संघर्ष से पीछे नहीं हटना, मेहनत से पीछे नहीं हटता, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।